ठीक है। और इसके एक्सिस पे यहाँ पे कोई एक चार्ज पार्टिकल रखता हूँ मैं अपोजिट नेचर का, तो वो इसके सेंटर की तरफ ड्रिफ्ट होगा और यहाँ पहुँचते पहुँचते वो रुकेगा नहीं, क्योंकि वो इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण वेलोसिटी गेन कर लेगा, तो वो आगे तक चला जाएगा। फिर उस पर नेट फोर्स लगने वाला टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ रिंग लगेगा और फिर वो रिंग सेंटर की तरफ वापस अपने आप को खींचेगा, किसको, पार्टिकल को, और वो यहाँ आते आते वापस फोर्स गेन वेलोसिटी गेन कर लेगा, तो यहाँ तक आ जाएगा। ऐसे ऐसे करने लगेगा और वो ऑसिलेट करने लगेगा। तो उसी की फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालना है या टाइम पीरियड निकालना है आप है। तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होगा और वो उधर जाएगा, और ये जैसे ही इसके सेंटर पे पहुंचेगा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, लेकिन वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, वो और पीछे चला जाएगा। फिर यही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, तो फिर सेंटर पे इसको खींचेगा, सेंटर पे रीस्टोर करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो रीस्टोर हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो हर बार मोशन गेन कर लेगा, तो वो SHM करने लगेगा। उस SHM का टाइम पीरियड निकालना है या फ्रीक्वेंसी निकालना है। इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है, और ग्राफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कब होती है और मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कब होती है, ऐसे बहुत सारे इसके पैरामीटर है। और एक ये भी पूछा जाता है कि जब ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन या टाइम पीरियड होगा, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? क्या जो एग्जीक्यूटिंग SHM पार्टिकल है, जो एग्जीक्यूट कर रहा है SHM वो पार्टिकल, उसका फ्रीक्वेंसी है ना, उसका फ्रीक्वेंसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्टेटमेंट वाइज सवाल बनेगा, है ना। चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये सब प्रोपोर्शनल वाले जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं 3-4 स्टेटमेंट वाइज, वो सब यहीं से इसी पूरे लेक्चर में हम डील करने वाले हैं। तो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। आपने इसका डेरिवेशन पढ़ भी रखा होगा, है ना, रिंग का एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद वो सारे यूनिक केसेस हम डील करने वाले हैं। तो पहले मैं इसका रिंग पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं। तो यहां पर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है वो KQ/R², यानी कहने का अर्थ कि ये अगर Q चार्ज है तो यहाँ पे R सेपरेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूला ये दिया गया है। लेकिन ऐसा केस नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, एक एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं, और इस एलिमेंट के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखेंगे कितनी आएगी वो मुझे निकालनी है। तो यहाँ पर जो चार्ज है दैट इज आई से DQ, टोटल रिंग पे चार्ज है वो Q है, इसकी रेडियस R है, और ये वाला सेपरेशन स्मॉल r है, ठीक है। और ये मैं कह सकता हूँ कैपिटल R है, तो ये स्मॉल r क्या हो जाएगा, x² प्लस कैपिटल R का स्क्वायर। ये सब जानते हैं पाइथागोरस से, है ना। अगर ये एंगल थीटा मैंने लिया तो वर्टिकली अपोजिट ये एंगल भी थीटा होगा। अब DQ चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो कौन सी होगी, DE होगी। अब इस DE की भी दो कंपोनेंट हो जाएगा, DE नथिंग बट व्हाट साइन थीटा, और एक हो जाएगा DE कॉस थीटा। हमारे काम का, क्योंकि एक DE साइन थीटा इसका भी आएगा, एक वर्टिकली अपोजिट DE साइन थीटा, तो हर बार DE साइन थीटा फील्ड वो DE साइन थीटा कॉस थीटा होगा। तो DE अलोंग एक्स एक्सिस अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूँ, जो नेट एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, DE और कॉस थीटा। इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पे। टोटल चार्ज Q कितनी लेंथ पे बैठा हुआ है, 2πr लेंथ पे बैठा है। स्मॉल चार्ज DQ कितनी लेंथ पे बैठा है, इसको हम ये वाली लेंथ जो है, छोटी सी लेंथ हम कह सकते हैं कि कितनी लेंथ पर ये बैठा हुआ है, तो छोटा सा है ना सेपरेशन में कह सकता हूं कि DL लेंथ पे बैठा हो, और इसी को लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा बोल सकते हैं। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी मैंने बोल दिया, कभी कभी लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में भी एक्सप्रेशन पूछ देता है, तो वो चीज ध्यान में रखना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां तक लगाएंगे, तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस DE की वैल्यू लिखिए। तो DQ चार्ज है, R सेपरेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, इस फार्मूले से क्या हो जाएगी, KDQ डिवाइडेड बाय स्मॉल r का स्क्वायर और इंटीग्रेशन। आगे देखिए, ये तो ये हुआ सिर्फ DE की वैल्यू आई, है ना। फिर साथ में कॉस थीटा भी लिख देना है, कॉस थीटा लिख दिया। अब यहाँ देखिए, तो KDQ तो ऐसा ही रखना है, R कितना होगा यहाँ से, R² अल्टीमेटली, तो ये हो जाएगा x² प्लस R², है ना, और ये अंडर रूट हट जाएगा इसका, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू देखिए ऐसे, है ना, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, तो बेस x है, हाइपोटेन्यूज है R² x² का अंडर रूट, इंटीग्रेशन अब भी साथ में चल रहा है ना। अब यहां से मैं देखो kx अपान में x² प्लस R² और इसकी पावर 1/2, तो x² प्लस R² की पावर 3/2 इंटीग्रेशन DQ, और ये टोटल Q तक मुझे इसका क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। टोटल Q तक मुझे
इसको इंटीग्रेट करना, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक्स एक्सिस में लिखूं तो के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास आ रही ये बहुचर्चित है ना, बच्चा बच्चा हिंदुस्तान का जानता है कि इसके एक्सिस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटा से छोटा इंस्टीट्यूशन या हल्के से हल्की बुक भी इसको कवर करती है, तो ऑलरेडी यू नो एवरीवन। ये मेरा आज का लेक्चर का उद्देश्य ये नहीं था कि ये करना, ये ऑलरेडी आप जानते हैं। यहाँ के बाद हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आ गई। अब जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर अपन इसको शुरू करते हैं, यहाँ से फिर शुरू करते हैं। अब अप्रॉक्सीमेशन केस 1 है ना, केस 1। अब यहाँ x क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा रिंग के तुलना में, यानी x जो है बहुत छोटा हो जाएगा। कब होगा ये छोटा, जब ये पार्टिकल यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को एक Q0 पार्टिकल मैंने रखा, m मास है, m मास का पार्टिकल यहाँ पे प्लेस है और उस पर चार्ज कितना है, Q0 चार्ज है P पर, तो माइनस Q0 चार्ज है उस पर। जब माइनस Q0 चार्ज रहेगा तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है, लेकिन उस पर फोर्स कैसा लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में यानी y एक्सिस के अलावा तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, जो भी है x एक्सिस की तरफ है और पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है, तो फोर्स कैसा एक्सपीरियंस करेगा, नेगेटिव x एक्सिस की तरफ। और जब ये Q0 फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो ये ड्रिफ्ट होते होते फोर्स लगते 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 सेंटर पे जब ये भाई साहब पहुंचेंगे ना, तब ये वेलोसिटी गेन कर लेंगे, तो यहाँ रुक ही नहीं पाएगा, है ना, यहाँ रुक ही नहीं पाएगा। जैसे कि मान लो कि अपन दौड़ के जाते हैं, कहीं दौड़ के जा रहे बहुत दूर से जा रहे और सामने एकदम खाई आ गई बहुत है, तो क्या करेंगे, रुक पाएंगे वहाँ, नहीं रुक पाएंगे, या तो खाई में गिर जाएंगे या खाई को क्रॉस कर जाएंगे, ऐसा होगा। और अगर वहीं रुक पाए, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि एकदम ही आपको दिखा, है ना। तो ऐसा ही मान लो कि फोर्स लगते 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 जा रहा था, यहाँ आके इसका फोर्स 0 हो गया, लेकिन वेलोसिटी 0 नहीं हुई। अब वो यहाँ तक पहुंच गया, अब यहाँ आके जैसे सेंटर को उसने क्रॉस किया, फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, तो ये डिसिलरेट होने लगा पार्टिकल, यहाँ आते आते कहीं कहीं ये 0 हो गया, और ये फोर्स तो अभी भी सेंटर की तरफ लग रहा, टुवर्ड्स द सेंटर। क्यों, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगेन इस पर जो फोर्स लगाएगी ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही होगी इसकी, लेकिन Q0 चार्ज है ना माइनस वाला, तो ये वापस ऐसे आते आते यहाँ आएगा और यहाँ नहीं आके यहाँ निकल जाएगा। फिर फोर्स अपोजिट में, तो ये ऐसे ऐसे आना जाना करेगा, तो ये क्या कर देगा, SHM एग्जीक्यूट करेगा, और उसी SHM का टाइम पीरियड टू कितना हो जाता है, Q इंटू A होता है। तो F इक्वल टू Q कौन सा वाला पार्टिकल है, Q0 है, तो ये Q0 लिख लिया। E जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले KQX अपान x स्क्वायर R स्क्वायर की पावर 3/2। अब ध्यान दीजिए, है ना, अब ध्यान दीजिए, जब ये पार्टिकल SHM कर रहा है तो यहाँ सेंटर से दूर जा रहा है, तब ये क्या लगेगा, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा इसमें फोर्स, है ना। सेंटर से दूर जा रहा तब टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा, और इस डायरेक्शन में सेंटर से अवे जा रहा तब टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा, यानी ये वाला जो फोर्स एक्ट हो रहा है कैसा लग रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में लगेगा। बात समझ में आ रही। और यही किसके बराबर होता है, ma के बराबर होता है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस Q0 x अपान m। अब देखिए x बहुत छोटा है तो इसको 0 की तरफ टेंड कर लो, और ये कितना हो जाएगा, R2 से तो mr³ हो गया, है ना, ये x की वैल्यू आ गई। अब SHM की जो कंडीशन होती है आप जानते हैं, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना, 11th में आप लोग पढ़े हुए हैं ये वाली चीज। अब ये दोनों ही रीस्टोरिंग एक्सिलरेशन वाले एक्सप्रेशन है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। इन दोनों को इक्वेट करता हूं तो क्या आ जाएगा, Q0 डिवाइड बाय m और r³, क्या आ जाएगा, m और r³ इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, है ना, इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ से ओमेगा को मैं निकालना चाहूंगा तो कितना हो जाएगा, Q0 डिवाइड बाय m r³। और सिंप्लीफाई कीजिए, ओमेगा की दो वैल्यूज आती है, 2π/t और एक 2πf, है ना, 2π/t टाइम पीरियड और 2πf फ्रीक्वेंसी, जो हमने पूछा था फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, है ना। और ये चाहो तो ये दोनों ही ओमेगा की वैल्यू होती है, और इसको रख दीजिए, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4πε m r³, और ये q और Q0, है ना, q और Q0। तो अगर टाइम पीरियड की बात करूं तो ये उल्टा हो जाएगा, 4πε m r³ डिवाइड बाय q या Q0। ये एक्सप्रेशन टाइम पीरियड का आ जाएगा, और फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन अब भी नहीं बना है ऐसे, क्वेश्चन अब भी नहीं बना, क्वेश्चन अब बनेगा JEE में। देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन पार्टिकल इन रिंग, यस,
और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द एग्जीक्यूटिंग पार्टिकल, या एग्जीक्यूटिव जो SHM एग्जीक्यूट कर रहा है उसका पार्टिकल के रिसिप्रोकल में, यस, उसकी रेडियस के रिसिप्रोकल में, यस, ये हो सकता है। तो यहां से फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड में क्या पूछेगा वो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ रिंग, हाँ, रिंग जितनी बड़ी होगी टाइम पीरियड उतना ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि रिंग ज्यादा बड़ी होगा तो चार्ज दूर दूर होगा, तो उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा नहीं पाएंगे, तो उतना जल्दी ड्रिफ्ट नहीं हो पाएगा, आने में टाइम लगाएगा, तो टाइम पीरियड बढ़ गया। चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना टाइम पीरियड कम होगा, हाँ, जितना चार्ज होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो उतना जल्दी आके चला जाएगा। उनका जो एक्सप्रेशन, जो एग्जीक्यूशन होगा यानी टाइम पीरियड का, कि एक ऑसिलेशन जल्दी कंप्लीट कर पाएगा, तो वो ये हुआ। अब दूसरा एक्सप्रेशन आता है टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड क्या मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? हाँ, टाइम पीरियड मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन यह भी नहीं पूछा हुआ था। पूछा यह था कि क्या इस रिंग में एग्जीक्यूट करता है SHM, उसका मास नहीं, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जो हमारा टाइम पीरियड होता है, यस। तो ये मास, क्योंकि I इक्वल टू क्या होता है mr², तो I जो हो गया वो क्या हो गया m हो गया, तो m की जगह मैं क्या प्लेस कर सकता हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट अंडर I। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके टाइम पीरियड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कितना, उस चीज को, है ना, बाल की खाल निकाली गई है इसमें, तो ध्यान रखिएगा कि जो T है वो टाइम पीरियड है, मास है वो एग्जीक्यूटिंग SHM का मास है, इसको, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से भी रिलेट कर दिया। तो आप कह सकते हैं जितना हेवी मास होगा उतना टाइम पीरियड ज्यादा, क्योंकि मोटा इंसान होता है उतना ज्यादा चल कर आने में उसको ज्यादा टाइम लगता है ना। तो ऐसे ही ये चीजें कि अगर आप चल रहे हैं वापस आ रहे हैं, तो एक जाना आना एक टाइम पीरियड कहलाता है आपका। मान लो कि आप सब्जी मंडी जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए, तो आपसे पूछा जा सकता है कि आपका सब्जी लाने का टाइम पीरियड क्या है, तो आप घर से सब्जी मंडी तक गए और वापस घर आ गए, ये एक टाइम पीरियड कहलाता है। लेकिन आप मोटे इंसान हो, पसीना हो रहा है ना, ऐसे चल ही नहीं पा रहा, तो क्या होगा कि आपको जाने में भी टाइम लगेगा, रास्ते में पसीना आ रहा, मोटापा शरीर है ना, 200 किलो केजी वेट है आपका, तो फिर कैसे क्या करोगे, वो तो संभव ही नहीं, तो ज्यादा टाइम लगेगा ना। एक इंसान चिरकुट है छुटका सा, वो दौड़ के गया, दौड़ के सब्जी लेके आ गया, तो उसका टाइम पीरियड कम हुआ ना, मोटे इंसान का ज्यादा टाइम पीरियड लगा। तो मास जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा, और मोटे इंसान को उठा के टाइम पीरियड रोटेट करने पे, सिर पर उठा के अगर उसको ऐसे घुमाओगे तो घुमा पाओगे क्या, नहीं घुमा पाओगे, यानी उसका भी टाइम पीरियड आपके पास क्या होगा, यानी जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, उतना ज्यादा टाइम पीरियड लगेगा। सेम चीज इसमें भी आपको देख सकते हैं। तो ये बहुत सारे पैरामीटर है जो इससे क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। दूसरी चीज इसके अंदर इतना नोट डाउन करो पहले, केस 2, यहाँ x काफी बड़ा है और r छोटा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखूंगा तो k q x/x² प्लस r² की पावर 3/2। जब x बहुत बड़ा है तो अब इस r को 0 कर दीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा KQ और x/x³ आ गया। इस x से ये कटा तो KQ/x², ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। अब ये रिंग जब क्या हो जाएगी, रिंग बिहेव्स लाइक पॉइंट चार्ज। मान लो कि रिंग की रेडियस 5 सेंटीमीटर है और आप 5 किलोमीटर दूर खड़े हुए वहां से रिंग को देख रहे हो, तो 5 सेंटीमीटर क्या होगा, उसको पॉइंट ही दिखेगा ना। तो ये वही एक्सप्रेशन आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पॉइंट चार्ज के केस में हम करते हैं। तो रिंग कैसा बिहेव करेगा, एज ए पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा जब x बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये एक्सिस का मान लो कि 2 किलोमीटर दूर है और ये रिंग 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर की, तो एज ए पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा। तो एक ये भी था किया जाता है। तो देखिएगा जो एक्सप्रेशन आ रहा था मेरे पास, वो एक्सप्रेशन यहाँ लिख देते हैं। क्या एक्सप्रेशन था, k स्मॉल q x डिवाइडेड बाय x² r², याद ही हो गया होगा आपको, 3/2 है ना, 3/2। तो अब इसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कब आएगी, है ना। तो मैक्सिमम ये होती है, सब जानते ही आप, तो मैक्सिमम x = r/√2। ये कहाँ से आया सर, ये कहाँ से आया, ये आया है कि d/dx करा मैंने, यस, d/dx को 0 के इक्वेट करा, तो स्क्वायर r² की पावर 3/2। इसको मैक्सिमाइज करके देखना है कि ये मैक्सिमम कब होगी। तो इसका डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx, इसमें क्या लगाएंगे, डिवीजन रूल, तो KQx का डिफरेंशिएशन 1 इंटू ये ऐसा कैसा ऊपर चला जाएगा डिनोमिनेटर वाला x² r² की पावर 3/2। क्लियर, फिर माइनस लगेगा,
फिर ये तो ऐसा ही रहेगा के क्यू एक्स, और नीचे वाला जो टर्म था ऊपर इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, तो ये आगे आ जाएगा 3/2 और एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 1, तो 1/2 बचा, इनटू इसका वापस से डिफ्रेंशिएशन, तो कितना आएगा इसका एक्स स्क्वायर का तो 2x हो गया और इसका 0, आर स्क्वायर क्या कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा। अपान में देखो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर की पावर 3/2 का क्या होगा स्क्वायर होगा, ये प्रोडक्ट रूल हम जानते हैं। अब फॉर मैक्सिमा d/dx क्या होगा 0 होगा, लेकिन हम मैक्सिमा कैसे कह सकते हैं, इसको एक बार और डबल डिफरेंशिएशन डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं। अगर डबल डिफरेंशिएट करते हैं और ये वाली वैल्यू कैसी आ जाती है पॉजिटिव आ जाती है तो हम मिनिमा कंसिडर करते हैं, अगर नेगेटिव आ जाती है तो मैक्सिमा कंसिडर करते हैं। वो सारी कहानी जानते हैं, उसमें ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, इसको जैसे ही 0 किया मैंने तो सब कुछ कट के क्यू बाहर आ जाएगा, ये 2 से ये 2 निपट गया है ना, सब 0 के अपान में चला गया, और यहाँ से भी ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल के 0 के अपान में पहुंचा देते। यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस ये कितना आ जाएगा 2 से कटा तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, 3q ये मतलब ये के क्यू और ये वाला पूरा टर्म तो बाहर चला गया, तो 3x और एक x यहाँ से बचा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये कितना आ जाएगा -2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी r/√2 प्लस माइनस, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी r/√2 प्लस माइनस, यानी दो जगह पर मुझे मैक्सिमम ग्राफ को ड्रॉ करना है। देखिए ध्यान से, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को एट सेंटर बात करूं है ना, एट सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी है ना 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि x 0 रहेगा तो मेरा ग्राफ कहां से उठेगा 0 से उठेगा, और जैसे जैसे x की वैल्यू में प्लग इन करता जाऊंगा तो मुझे अलग अलग ग्राफ मिलता है, वैल्यूज मिलती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x का ग्राफ है, तो जैसे ही आप यहां से उठाएंगे तो ये वाला ग्राफ ऐसा मिलेगा और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, और ये जो वैल्यूज मिल रही है x की वैल्यूज प्लस r/√2 मिल रही है, और इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू मुझे मिलेगी वही E मैक्स मिलेगी है ना। x की वैल्यू r/2 पुट कर देना, कुछ ना कुछ वैल्यूज आएगी, यू नो एवरीवन है ना। ये x की वैल्यू k/q वगैरह वगैरह, x की वैल्यू r/√2 डालेंगे, यहाँ पर r² का तो 2 हो जाएगा, मतलब सॉल्व कर लेंगे ना वो वाली चीज़, वो चीज़ आ जाएगी, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये वाली वैल्यू आ गई। फिर यहाँ से आप देखेंगे कि ये वापस नेगेटिव सेंस में ऐसे होते हुए जाएगा है ना, तो ये -r/√2 और करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो आ रही है वही वाली उतनी ही मैक्सिमम आ जाएगी, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में आएगी। बात समझ में आ रही, नेगेटिव डायरेक्शन में आएगी। तो ये वाला हमें ग्राफ E वर्सेस x का ग्राफ, E वर्सेस x का ग्राफ, चाहो तो यहाँ रिंग बना दीजिए आप है ना, ये वाली जो मैंने पास रिंग में यहाँ बना सकता हूँ ये वाली रिंग, तो ये उसका सेंटर हो गया। सेंटर से जैसे जैसे मैं जा रहा हूँ तो इतने सेपरेशन पे ये इंटेंसिटी मुझे मिलेगी, ये जो अपने पॉजिटिवली रिंग मैंने आपने यहाँ पे कंसिडर करके इसको निकाल सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें इसके डिस्कशन का हिस्सा है ना, कि ग्राफ कैसे आएगा। अब मैक्सिमम हो गया, अब E डॉट इसका एरिया अगर मैं निकाल लेता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, ये आपको जस्ट कमेंट करके बताना है कि E डॉट एक्स का क्या मिलता है मुझे अगर इसका एरिया निकाल लेता हूँ। ये भी है तो यही चीज़ समझ। तो रिंग के केस में भी कई क्वेश्चंस बन सकते हैं हमारे पास। इस पर टेंजेंट क्या देती है, इसका स्लोप क्या देता है, E डॉट एक्स का स्लोप क्या देता है, एरिया क्या देते हैं, ये सारी चीज़ें भी आप बहुत तरीके से कर सकते हैं।